वो पूर्णिमा की रात थी। आसमान में पूनम का चांद बादलों के साथ आग मिचौली खेल रहा था। वो इलाका जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। पहाड़ों के बीच में से एक पक्का रास्ता बना हुआ था, जो कि एक हाईवे था। उस रास्ते से एक आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा था। कार के अंदर धीमी आवाज में एक इंग्लिश गाना बज रहा था, जिसे वो आदमी बड़े चाव से सुन रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। जंगल शांत था। वो आदमी तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने से एक हिरन तेजी से दौड़ते हुए रास्ता पार करता है। वो आदमी हड़बड़ाकर कसकर ब्रेक दबाता है। कार की गति तेज थी, इसलिए कार थोड़ी दूर जाकर रुकती है। कार रास्ते के एक तरफ रुककर बंद हो जाती है। वो आदमी कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो आदमी गाड़ी से उतरता है और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके कार का बोनट खोलकर देखता है। तब उसे पता चलता है कि गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है और फिलहाल उसके पास पानी नहीं है। वो असहाय तरीके से इधर उधर देखता है, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से वो इलाका सुनसान था। अब क्या किया जाए, ऐसे वो आदमी सोच ही रहा था कि उसे ख्याल आता है कि इस जंगल में अगर कोई झील या तालाब हो तो वहां से पानी का इंतजाम हो जाएगा। इसीलिए वो कार की डिक्की से पानी की बोतल लेकर जंगल की तरफ चल देता है। उसके एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। जंगल के अंदर काफी घना अंधेरा फैला हुआ था और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में वो आदमी आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो काफी दूर पहुंच गया। कुछ दूर जाकर उसे एक तालाब नजर आता है। वो आदमी जल्दी से तालाब के पास पहुंचकर अपने साथ लाई हुई बोतल में तालाब का पानी भर लेता है। वो आदमी बोतल में पानी भरकर निकल ही रहा था कि तभी उसे पास ही की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। एक अजीब गुर्राहट की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी जंगली जानवर की लग रही थी, जिसे सुनकर वो आदमी घबरा जाता है। वो टॉर्च की रोशनी की मदद से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहां उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था, इसीलिए वो जल्दबाजी में अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाने लगता है। तभी जंगल की एक अंधेरी जगह से फिर से गुरगुराने की आवाज आती है। उसे सुनकर अब उस आदमी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। वो जल्दी जल्दी अपने कदम उठाए अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ठेस लगने से वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से छूटकर पानी की बोतल और मोबाइल टॉर्च भी गिर जाते हैं। वो आदमी उठकर अपने धूल लगे कपड़े झटकने लगता है कि तभी उसे पेड़ की टहनी के चटकने की आवाज आती है। उसने जैसे ही अपना मुंह ऊपर उठाकर देखा, वैसे ही सामने का नज़ारा देख उसकी रूह कांप गई। उसके सामने एक करीब 8 फीट लंबा जानवर अपने 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर काले बाल थे। उसकी आंखें पीली, मुंह भेड़िए जैसा, लेकिन शरीर थोड़ा इंसानों जैसा। उसके दांत नुकीले, पैने नाखून, पैर घुटनों के नीचे से बागदार मुड़े हुए और पीछे पूंछ। वो जानवर एक भेड़िया मानव था। उसे देखकर इस आदमी के पैर मानो बर्फ की तरह जम से गए थे। वो आदमी थर थर काँप रहा था। वो जानवर उस पे अपने पैने नाखूनों से वार कर देता है। उसके वार से उस आदमी की छाती फट जाती है और उससे खून बहने लगता है। वो आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले वो जानवर दोबारा उस पे वार करके उसके चेहरे और गर्दन के मांस को भी फाड़ देता है। वो इंसान दर्द से चीख उठा और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन दर्द और ज़्यादा खून बहने की वजह से वो आदमी ठीक से भाग नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाकर दर्द से तड़पते हुए वो आदमी नीचे गिर गया और सामने से आती हुई अपनी मौत को असहाय तरीके से देखने लगा। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस आदमी की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। वो जानवर उस पर झपटता है और एक ही वार में उसे मौत की नींद सुला देता है। दूर जंगल के इलाके से उस आदमी की आखिरी चीख और जानवर के आक्रोश का स्वर सुनाई देता है। उसी रात उस जगह से 1700 किलोमीटर दूर मुंबई में एक 5 स्टार होटल में एक शानदार पार्टी चल रही थी। लोग पार्टी में मशगूल थे।
हाथों में शराब का ग्लास लिए पार्टी के मजे ले रहे थे। लेकिन काव्या अकेली एक कोने में बैठकर अपने पति अद्वैत का इंतजार कर रही थी। उसका पति अद्वैत हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। काव्या अपने पति को कॉल करती है, लेकिन उसका पति अद्वैत उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। वो पूरी तरह से अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मशगूल हो गया था। अद्वैत को इस साल बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ था, इसीलिए उसने बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। अद्वैत एक 30 साल का जवान बिजनेसमैन था, शहर के सबसे बड़े रईसों में शुमार। बहुत कम उम्र में उसने काफी तरक्की हासिल कर ली थी। काव्या एक 25 साल की लड़की थी, जिसकी शादी साल भर पहले अद्वैत से हुई थी। लेकिन अद्वैत के हमेशा कारोबार में व्यस्त रहने के कारण काव्या और अद्वैत के रिश्तों में दरार आ गई थी। बहुत ही कम समय वो दोनों एक दूसरे के साथ बिताते थे और आज भी काव्या का पार्टी में आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। लेकिन अद्वैत ने उसे जबरदस्ती अपने साथ आने के लिए मनाया। हालांकि अद्वैत पार्टी में अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ मजे कर रहा था, लेकिन काव्या को वहां घुटन महसूस हो रही थी। वो बार बार अद्वैत को कॉल करती और अद्वैत उसे इग्नोर करता रहता। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। कुंठा में आकर और अपनी जगह से उठकर वो शराब के काउंटर पर जाकर शराब की एक पूरी बोतल पी जाती है। पूरी बोतल पीने के बाद न जाने उसे क्या हो जाता है। वो अद्वैत के पास जाकर सबके सामने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचती हुई पार्टी से बाहर लेकर आती है। वहां पर आए मेहमान ये देखकर अचंभित हो गए। अद्वैत अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू काव्या? ऐसे सबके सामने तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? अद्वैत की बात सुनकर काव्या गुस्से से कहती है, तमाशा तो तुमने मेरा बना के रखा है अद्वैत। 1 साल भी नहीं हुआ हमारी शादी को और तुमने अभी से मुझे अपने से दूर कर दिया। हर वक्त तुम अपने बिजनेस के बारे में सोचते रहते हो। मैं तो जैसे हूं ही नहीं। तुमने मेरी इच्छाओं का कभी सम्मान नहीं किया। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही, लेकिन एक तुम हो, तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है। 2 अनजान लोगों की तरह हम उस घर में रहते हैं। काव्या ने अपना सारा गुस्सा अद्वैत पर उतार दिया। अद्वैत आवेश में आकर कहता है, प्लीज कोई सीन क्रिएट मत करो। यहाँ घर चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है और तुम्हें किस बात की कमी है? दुनिया का सारा ऐशो आराम ला कर दिया है मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए? काव्या दुखी होकर कहती है, एक पत्नी को अपने पति का प्यार चाहिए होता है। वो चाहती है कि कोई उसे बेइंतहा मोहब्बत करे, उसके साथ रहे, उसकी परवाह करे। पैसों से प्यार की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम जैसा बिजनेसमैन क्या जाने प्यार की कीमत। प्यार तो अनमोल होता है। अद्वैत तंग आकर कहता है, प्लीज अब ये फालतू का लेक्चर मत दो। काव्या दुखी होकर मुंह दबाकर मुस्कुराती है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। शायद तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे, मैं जा रही हूं यहाँ से। इतना कहकर वो जबरदस्ती अद्वैत के सूट से कार की चाबी निकालकर वहां से गुस्से से चली जाती है। अद्वैत हैरानी से उसे देखता ही रह जाता है। दोनों के बीच ऐसे झगड़े तो कई बार हुए थे, लेकिन आज काव्या के मन में कुछ टूट गया था। काव्या वहां से तेजी से कार ड्राइव करते हुए निकल जाती है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो ठीक से कार नहीं चला पा रही थी। सामने से आती हुई गाड़ियों के हेडलाइट्स की तेज रोशनी में उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही एक गाड़ी की तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराती है और गाड़ी पर से उसका नियंत्रण छूट जाता है और बचने के चक्कर में सामने खड़े एक पेड़ से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। काव्या जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। इस तरफ अब अद्वैत को काव्या की फिक्र हो रही थी। वो काव्या से किए हुए अपने बर्ताव के लिए पछता रहा था। अद्वैत काव्या को कॉल करता है, लेकिन काव्या का फोन बंद आ रहा था। उसे अब अपनी पत्नी की चिंता होने लगी थी। तभी उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। अद्वैत तुरंत वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचकर वो देखता है कि काव्या की सर्जरी की तैयारी शुरू है। डॉक्टर प्रधान अपने सहकर्मियों को कुछ सूचनाएं दे रहे थे। डॉक्टर प्रधान अद्वैत के पिता के बहुत अच्छे दोस्त और उनके फैमिली डॉक्टर भी थे। अद्वैत को काफी चिंता हो रही थी। वो घबराकर उनसे पूछता है, अंकल
कैसी है काव्या? वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर प्रधान उसे हौसला देते हुए कहते हैं, डोंट वरी बेटा, अभी उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं, उसे कुछ नहीं होगा। अद्वैत अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज काव्या को बचा लीजिए अंकल, मैं उसे खोना नहीं चाहता। तुम हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा काव्या बेटी को। इतना कहकर डॉक्टर प्रधान वहां से ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाते हैं। अद्वैत बाहर बेंच पर बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी पत्नी को सही सलामत बचा ले। 2 घंटे बाद डॉक्टर प्रधान ओटी से बाहर आते हैं। अद्वैत दौड़कर उनके पास जाते हुए उनसे पूछता है, अंकल कैसी है मेरी काव्या? डॉक्टर प्रधान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो मेरे केबिन में चलकर बात करते हैं। दोनों कैबिन में जाते हैं। डॉक्टर प्रधान अपनी कुर्सी पर बैठते हुए अद्वैत से पूछते हैं, बेटा अद्वैत, एक बात सच बताओ, क्या तुम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही है? अद्वैत डरते हुए पूछता है, आपको ऐसा क्यों लगता है अंकल? डॉक्टर प्रधान अद्वैत को एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो, इस पे डिप्रेशन और एंजाइटी की दवाइयों का विवरण है। पिछले 2 महीने से काव्या ये गोलियां ले रही है। ये बात सुनकर अद्वैत चौंकते हुए कहता है, क्या काव्या डिप्रेशन की गोलियां ले रही है? डॉक्टर प्रधान कहते हैं, मुझे लगा ही था कि तुम दोनों में जरूर कोई ना कोई अनबन चल रही है। उसने मुझे बताया था कि तुम उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते, पूरे समय अपने काम में व्यस्त रहते हो। आज उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई और उसका एक्सीडेंट हुआ। वो तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके ये बात पुलिस में नहीं पहुंचने दी। अद्वैत शर्मिंदा होकर कहता है, हाँ अंकल, आपने ठीक कहा, आजकल मैं काव्या पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अंकल आप तो जानती ही है कि हमारी शादी के कुछ ही वक्त बाद पापा की डेथ हो गई थी और पूरा बिजनेस बिखरा हुआ था। सब कुछ समेटने में और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मैं कुछ इतना बिजी हो गया, या यूं कहे स्वार्थी हो गया, कि मैंने काव्या को अपने से दूर कर दिया। लेकिन आज जब काव्या का एक्सीडेंट हुआ, तब जाकर मुझे उसकी अपनी जिंदगी में अहमियत समझ में आई। मुझे उससे माफी मांगनी है। अद्वैत भले ही एक महत्वाकांक्षी लड़का था, लेकिन उतना ही अपनी पत्नी से प्यार भी करता था। डॉक्टर प्रधान हंसते हुए कहते हैं, देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उसे कल सुबह तक होश आ जाएगा, तब उससे माफी मांग लेना। दूसरे दिन सुबह काव्या को होश आ जाता है। तब वो देखती है कि अद्वैत उसके सिरहाने बैठा हुआ है। वो रात भर उसी के पास बैठा हुआ था। काव्या अपने बेड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती है, और तभी अद्वैत भी जाग जाता है। अपनी पत्नी को होश में आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू थे। अद्वैत काव्या का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, मैं जानता हूँ काव्या कि मैं तुम्हारी माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा अपने काम में लगा रहा, लेकिन आज जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ, तब मुझे तुम्हारी अहमियत समझ आई है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। अद्वैत की आंखों में पछतावे के आंसू देख काव्या का दिल भी पिघल जाता है और वो उसे माफ कर देती है। काव्या कहती है, एक बात याद रखना अद्वैत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काव्या के इतना कहने की देर थी कि अद्वैत उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। काव्या की आंखों में भी खुशी के आंसू झलक उठे। अद्वैत कहता है, अब से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और तुम्हें याद है, आज से 2 हफ्ते बाद हमारी शादी की सालगिरह है। तुम देखना कि मैं इसे कैसे धूमधाम से मनाता हूँ। दोनों पति पत्नी के बीच का मनमुटाव खत्म हो चुका था, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर दूसरी तरफ तनाव बढ़ रहा था। रात में जंगल में जिस जगह उस जानवर ने जिस आदमी का शिकार किया था, अब वहां बस उसकी कटी फटी लाश पड़ी हुई थी, और उसकी लाश की हालत काफी खराब थी। लाश इतनी क्षत विक्षत थी कि पहचानने में नहीं आ रही थी। उस इलाके में लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। लोग आपस में बातें करने लगे थे। वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है, ये उसी शापित भेड़िए का काम है भैया। दूसरे लोग भी उसके बातों में हामी भर रहे थे। फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम वहां उस जगह पर जांच पड़ताल में जुटी हुई थी कि तभी वहां धूल उड़ाते हुए एक गाड़ी पहुंचती है।
उसमें से फॉरेस्ट ऑफिसर खान बाहर निकलता है, जिसकी वहां पर केवल 2 दिन पहले नियुक्ति हुई थी। जैसे ही खान वहां पर पहुंचता है, दूसरे ऑफिसर्स भीड़ को हटाकर उसके लिए रास्ता बनाते हैं। खान लाश के पास जाकर उसका मुआयना करते हुए कहता है, यस नेगी, कुछ पता चला ये आदमी कौन था? नेगी कहता है, सर लाश काफी बुरी हालत में है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन रास्ते पर खड़ी इसकी कार से मिले डॉक्यूमेंट से इसकी पहचान का पता चला है। खान पूछता है, क्या लगता है तुम्हें नेगी, किस जानवर का काम हो सकता है ये? कोई शेर या फिर कोई और? उसके जवाब में नेगी बताता है, सर इस जंगल में शेर नहीं है, भेड़िए, लकड़बग्गे, तेंदुए और भालू इस तरह के जानवर है। खान कुछ सोचते हुए कहता है, तो फिर इन्हीं में से किसी एक का काम हो सकता है, लेकिन क्या कोई जंगली जानवर इतना आक्रामक हो सकता है कि किसी आदमी की इतनी बेरहमी से जान ले ले? क्या यहाँ कोई ऐसा नरभक्षक जानवर है? नेगी कुछ बोलता, इससे पहले भीड़ में से एक आदमी बाहर आकर कहता है, साहब आप अभी अभी यहाँ आए हैं, इसलिए आपको नहीं पता, पर यह किसी मामूली जंगली जानवर का काम नहीं, ये काम उसी शापित नरभक्षी भेड़िए का है जो इंसानी खून का प्यासा है। खान चौंकते हुए कहता है, क्या कहा? शापित भेड़िया? ये क्या बकवास है, कौन हो तुम? नेगी उसका परिचय देते हुए कहता है, सर इसका नाम भीमा है, ये यहाँ का लोकल गाइड है। इन लोगों का मानना है कि पंचगिरी के इन जंगलों में किसी शापित भेड़िए का वास है, जो कि हर पूर्णिमा की रात को शिकार करने निकलता है। उसी रात इस गांव के सभी मूल निवासी लोग रात के 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते और एहतियात के तौर पर हर पूनम की रात को गांव में प्रवेश करने वाली जगह पर एक बकरी या फिर कोई अन्य जानवर बांध कर रख देते हैं, ताकि वो भेड़िया मानव उस जानवर का शिकार करे और गांव में किसी को नुकसान ना पहुंचाए। खान को ये बात कोरी बकवास लग रही थी। वो हंसते हुए कहता है, क्या नेगी, तुम भी ऐसी मनगढ़ंत और बकवास बातों पर यकीन करते हो? नेगी अपना मुद्दा समझाते हुए कहता है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है सर, पहले मैं भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जिस तरह की वारदातें पिछले कुछ सालों से हो रही है, ये सब उन्हीं की ओर इशारा करते हैं कि इस छोटे से हिल स्टेशन के घने जंगलों में किसी भेड़िया मानव ने आतंक मचा के रखा है। भीमा ऑफिसर नेगी की बात का समर्थन करते हुए कहता है, हाँ साहब, ये काम उसी दैत्य का है। खान मुस्कुराते हुए नेगी पर तंज कसते हुए कहता है, क्या नेगी, इन गांव वालों का तो समझ में आता है, पर तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा ऑफिसर ऐसी अंधविश्वासी बातों पर विश्वास करता है। ये वेयरवुल्फ या भेड़िया मानव जो भी है, वो सिर्फ किस्से कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। ये सब छोड़ो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और मृतक की फैमिली को इन्फॉर्म करो। नेगी को आवश्यक सभी सूचनाएं देकर खान वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है।